अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम आवर डी ऑफ एलिस भट्टी बाय मोहम्मद हनीफ को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, इसके थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम मोहम्मद हनीफ की बायोग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी ये 2011 में पब्लिश की गई थी और इसका जो जॉनरा हमारे पास है वो लिटरेरी फिक्शन है। ये डार्क कॉमेडी है, स्टाइल यूज़ किया गया है, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री है हमारे पास और कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी फ़िक्शन है। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे जो अपर क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं उनको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी सेटिंग है वो कराची में रखी गई है, यानी कि पाकिस्तान में इसकी सेटिंग है। और मेनली जो इसका जो ज़्यादातर सीन्स हैं वो सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में होते हैं। इसके अलावा कराची की स्लम्स दिखाई गई हैं, पुलिस स्टेशन दिखाया गया है और लोअर क्लास जो नेबरहुड है उनको भी दिखाया गया है। जैसे माइनॉरिटीज़ में यानी कि जब वो एलिस भट्टी के फादर्स के बारे में बताते हैं तो स्लम्स को दिखाते हैं और लोअर क्लास नेबरहुड को भी दिखा रहे होते हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पास है वो है कमेंट्री ऑन पाकिस्तान माइनॉरिटी ट्रीटमेंट, कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनके लिए कैसे काम रखे जाते हैं। ज़्यादातर काम उनको दिया जाता है सैवेज का, यानी कि सफाई सुथराई। वो सफाई सुथराई का काम करते हैं, उनके पास कोई इतने आला किस्म की जॉब्स नहीं उनको दी जाती। रिफ्लेक्शन ऑफ कराची सोशल रियलिटीज़, जो कराची की सोशल रियलिटीज़ है उसको दिखाया गया है। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल जो एरा है उसमें कैसे माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जाता था वो हमें दिखाया गया है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा स्टाइल है और सोशल क्रिटिसिज्म भी है, यानी कि फेमिनिस्ट कैसे हमारे पास है। एलिस भट्टी जो कि एक फ़ीमेल है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है एज अ माइनॉरिटी भी और एज अ वुमेन भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी। अब जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है कि जो एलिस भट्टी है वो इंटरव्यू के लिए आई हुई है। इंटरव्यू किसका है? जूनियर नर्स ग्रेड 4 के इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा वो परेशान है, बहुत ज़्यादा नर्वस है इंटरव्यू को लेकर। लेकिन जब वो यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर देखती हैं कि यहाँ पे जो इंटरव्यू करने वाले लोग हैं वो बड़े आराम और सुकून से बैठे हुए हैं, अब करंट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम सिस्टर हिना है, एक सर हैं और डॉक्टर ऑर्थो सर उनको कहा जाता है, और एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर जेम्स परेरा। अब ये जो डॉक्टर जेम्स परेरा हैं ये करंट इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। जो सिस्टर हिना अलवी है वो मुंह में पान उसने रखा हुआ है और वो भी बातों में मगन है। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे वो इंटरव्यू के लिए आई है तो उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और किसी को ये फिक्र ही नहीं है कि हमें उसका इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपनी ही बातों में मगन है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही होप होते हैं एलिस भट्टी के लिए, वो होते हैं ऑर्थो सर। जो ऑर्थो सर है वो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान करते हैं, लेकिन बाद में वो उसको ना नेगेटिव वे में उससे बातें पूछने लग जाते हैं। इनके इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं लेकिन नेगेटिव वे में स्टाइल उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है? फीमेल एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या होता है यहाँ पे? अभी ये हॉस्पिटल में ही होती है, फिर एंट्री होती है पुलिस वालों की, यानी कि वो पुलिस वाले होते नहीं है। यहाँ पे इंस्पेक्टर मलंगी एंटर होता है और वो जी स्क्वाड जो है यहाँ पे एक ग्रुप दिखाया गया है उसका हेड है। जी स्क्वाड मीन जेंटलमैन स्क्वाड। अब ये जो ग्रुप है ना ये कोई लॉफुल तरीके से या किसी अथॉरिटी की तरफ से ये हायर नहीं किए गए, यानी कि ये सच में पुलिस नहीं है लेकिन ये खुद ही इनका एक ग्रुप है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके पास शार्प शूटर्स भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मर्स हैं। ये इनका ग्रुप है, आपस में ये उन क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं और उनको पकड़ के पुलिस के पास इनको दे देते हैं। ये इन्फॉर्मर्स हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स जैसे वर्क कर रहे होते हैं, तो इनको कोई मेडल्स नहीं मिलते यहाँ पे। तो जो टेडी बट है वो इंस्पेक्टर मलंगी के साथ ही आया हुआ है और 3 साल पहले इसने एक इसको इनाम के तौर पर एक नाम दिया गया था, उसका नाम है जूनियर मिस्टर फैसलाबाद भी इसको कहा जाता है। ये शार्प शूटर है इसके ग्रुप में। यहाँ पे ना एक लड़के को लेकर आते हैं जिसका नाम अबूज़र है। अब अबूज़र के लिए ना इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि ये डॉक्टर मलिक को बनाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मलिक जो है उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं ये कहकर कि इसके ऊपर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है इस बात को साबित करने के लिए और आप यहाँ इसके ऊपर कोई इंजरी भी नहीं है, तो आप या तो इंजरी ले आएँ ताकि मैं आपको सर्टिफिकेट बना दूँ। तो इंस्पेक्टर मलंगी जो है वो टेडी बट को कहता है कि जाओ अपने हाथ पर इंजरी लेकर आओ। तो वो नूर के पास जाता है
और वहाँ पे जाके ना अपने थंब के ऊपर शूट करता है और फिर बाद में आकर यहाँ पे वो दिखाता है कि ये मेरी इंजरी है, तो अब हमें ना आप सर्टिफिकेट बना दें। उसके बाद ना जो एलिस भट्टी है वो क्योंकि वो इंटरव्यू में थी तो वो कंपेयर करती हैं जो ऑर्थो सर है ना, वो कहती हैं कि ऑर्थो सर ऐसे जैसे लिजर्ड होती है, यानी कि जब हम लिजर्ड को देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें घूर रही है। तो वो भी जो ऑर्थो सर है ना वो भी ऐसे थे जैसे वो घूर रहे हैं मुझे, यानी कि वो मुझे अभी खा जाएंगे, ऐसे वो मुझे देख रहे हैं। फिर उसके बाद में बताती हैं कि जो ऑर्थो सर है ना उनके जो फोरहेड है वहाँ पे एक निशान है, यानी कि जब जो मुस्लिम्स हैं नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उनके फोरहेड पे निशान बन जाता है जिनको मेहराब भी कहते हैं, तो वो निशान है यहाँ पे, साइन है। तो वो फिर कहती है कि इसके बावजूद भी जो है ना वो करप्ट जो है, यानी कि वो करप्ट भी हैं कि जब वो आए थे तो बिल्कुल इनकी बात नहीं सुन रहे थे, अपने जिनका प्रोफेशनल है उसके साथ सिंसियर नहीं है। और उसके बाद क्या है कि उनमें प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है, वो कैसे उसको घूर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिलीजियस यानी कि जो रिलीजन है, जो हमारा फेथ है, उसको भी हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पे जो एलिस भट्टी की नरेशन है वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक ये स्टोरी को नरेट कर रही थी। अब नेक्स्ट जो है नरेशन वो शिफ्ट होती है नूर पे। अब जो नूर है ना ये वार्ड बॉय है, यानी कि एज अ वार्ड बॉय यहाँ पे वर्क करता है। अब ये जो नूर है जब यहाँ ये हॉस्पिटल में आया था तब इसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन अब ये 17 साल का हो गया है। अब ये बताता है कि ये बोर्स्टल जेल में, जो उसका जेल का पूरा नाम है बोर्स्टल जेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वहाँ पे अपनी माँ के साथ था। और जब ये अपनी माँ के साथ था ना तो वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एलिस भट्टी से। एलिस भट्टी भी वहाँ पे होती है। अब वो बताता है कि एलिस भट्टी को ना वहाँ पे जेल हो गई थी कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने ना किसी का मर्डर किया है, तो 18 ईयर्स के लिए उसको जेल हो गई थी। वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई है। तो जब जेल से निकलते हैं ना ये, तो एलिस भट्टी उसको रेफ़र करती है कि तुम ना, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम उस शख्स के पास जाओ, वो तुम्हें ना जॉब देंगे या तुम्हें कुछ पैसे देंगे, यानी कि तुम्हारी वो हेल्प करेंगे। तो वो डॉक्टर परेरा का एड्रेस देती है, बाद में वो वहाँ पे चला जाता है। तो वो बताता है कि उसका जो हुलिया है ना वो बिल्कुल ही बेगर टाइप होता है और उसको सिर्फ 2 वर्ड्स इंग्लिश के आते होते हैं, एक वर्ड उसमें होता है एक्सक्यूज़ मी। जब वो वहाँ पे जाता है अपनी माँ, उसकी माँ का नाम ज़ैनब है, जब वो उनको साथ लेकर जाता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जब वो एक्सक्यूज़ मी कहता है तो जो डॉक्टर हैं वो उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, यानी कि उनकी तरफ ध्यान कर लेते हैं। अब वो बताता है कि जब वो इस हॉस्पिटल में यहाँ पे आया था, यानी कि जब वो 14 ईयर्स ओल्ड था, तो उसको क्या यहाँ पे ड्यूटी असाइन की गई थी कि एडमिशन्स और डिस्चार्ज की, जितने भी पेशेंट आते थे उनका एडमिशन वो करता था, उनको डिस्चार्ज भी करता था। फिर वो बताता है कि जब एलिस का इंटरव्यू हो रहा था ना तो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे ना तो वो भी उनके साथ था, यानी कि वो दिल में ये दुआ कर रहा था कि जो एलिस भट्टी है ना वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, उनको भी यहाँ पे जॉब मिल जाए, वो भी यहाँ पे काम करने के लिए आ जाए। उसके बाद में फिर वो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि जो उनकी लाइफ है वो कैसे गुजर रही थी यहाँ पे, कि जो उनकी माँ है उनको भी अब यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जा रहा था, यानी कि जो नूर की मदर ज़ैनब है वो पेशेंट थी तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा गया और उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई। फिर वो बताता है कि उनको ये मेडिकल फैसिलिटीज़ किसकी वजह से मिल रही थी, ये डॉक्टर परेरा की वजह से मिल रही थी। कि वो बताता है कि जब वो यहाँ पे पहली बार आया था हॉस्पिटल में, तो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बैगर जैसी उसकी शक्ल थी, उसका हुलिया भी वैसा था। तो वह कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो जो डॉक्टर हैं वो मुझे साथ ले गए अपने, यानी कि वो तब उसको बहुत हमदर्द लगे थे और अपने साथ ले गए। अब वहाँ पे ये काम भी कर रहा था, इसको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, लेकिन फिर भी ना वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स का वहाँ पे रजिस्टर था उसमें इसका नाम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो कोई एम्प्लॉय नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से इसको हायर नहीं किया गया था, बल्कि डॉक्टर्स ने खुद ही इसको वहाँ पे रखा हुआ था। इसको सर्विसेज भी दी जा रही थी, इसकी मदर को सर्विसेज दी जा रही थी। फिर वो बताता है वो यहाँ पे अब हॉस्पिटल की ना करप्शन को हाईलाइट किया जा रहा है कि नूर बताता है कि जब गार्डन ईस्ट अटैक हुआ था ना, ये एक टेररिस्ट अटैक था, वो कहता है कि 143 पेशेंट्स थे यहाँ पे, तो जितने भी डॉक्टर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो कहाँ बिजी थे? वीआईपी रूम्स में, वीआईपी रूम्स में जहाँ पे वीआईपी पेशेंट्स आते हैं वो वहाँ पे बिजी थे। और जो जितने भी ये 143 पर्सनस है ना उनकी ये खुद स्टिचिंग कर रहा था। अब यहाँ पे देखें ये वार्ड बॉय इसको कहा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे वार्ड बॉय भी नहीं है, ये वैसे ही यहाँ पे काम करता है और फिर भी स्टिचेस कर रहा है दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर। और फिर बताता है कि वो पोस्टमार्टम में भी दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प करता है, और जो लोग यहाँ पे अपना पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट नहीं लेकर आते तो उनसे ये 500 रुपया यानी कि 500 भी लेता है। तो यहाँ पे इसकी करप्शन को हाईलाइट किया गया, हॉस्पिटल की करप्शन को हाईलाइट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्या होता है?
जो एलिस भट्टी हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है और अगले दिन वो काम पर आ जाती हैं। जो सबसे पहले उनको काम दिया जाता है वो हिना, जो सिस्टर हिना अलवी है, उनको ये काम सौंपती है कि वो चरिया वार्ड में जाएंगी और जितने भी वहाँ पर पेशेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस लेकर आएंगी। अब वो जब उस रूम में जाती हैं यानी कि उस वार्ड में जाती हैं तो वहाँ पे सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो पागल होते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब ये अभी उनको कुछ कहती भी नहीं है तो वो जितने भी वहाँ पे मर्द होते हैं वो उसको टीज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई इसको हवा में उछाल देता है। तो वहाँ पे ये खुद को बचाने के लिए भागती है। जब ये बाहर को भागती है तो जो टेडी बर्ड था जो कि वहाँ पर भी हॉस्पिटल में था वो इसकी हेल्प करता है, इसको रेस्क्यू करता है, वहाँ से बचाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जो नूर है वो अपनी मदर की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है और वो दिखाते हैं कि जो नूर है अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, अपनी मदर की बहुत ज़्यादा परवाह भी करता है। और यहाँ पे एलिस भट्टी जो है वो भी ना नूर के पास बैठी हुई है और वो बता रहा होता है एलिस भट्टी को कि कैसे उसने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ काम किया है। तो एलिस भट्टी भी उसको बताती है कि कभी कभी वो भी ना काम के दौरान यानी कि पेशेंट्स के लिए वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि जो मुस्लिम पेशेंट्स होते हैं ना वो चाहती हैं कि उनकी डेथ ना हो तो उसके लिए वो कलमा तक पढ़ लेती है, यानी कि वो कहती है कि मुस्लिम्स अगर इससे बचते हैं तो मैं कलमा भी पढ़ लेती हूँ, बस इनकी डेथ ना हो। फिर वो ना जो नूर होता है ना उसको बताता है कि जो तुम्हारे फादर है ना वो भी ऐसे ही थे, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, वो भी प्योर सोल थे। वो फिर उसका बताता है कि तुम्हें पता है जब तुम जेल में थी तो जो तुम्हारे फादर थे वो चाहते थे कि तुम्हारी जल्दी से जल्द बेल हो जाए। तो वो ना एक पर्सन के पास जाते हैं, यानी कि एक लॉयर था, उसका नाम SM कादरी इन्होंने बताया हुआ है। तो वो उसके पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो ना आकर उसकी तुम्हारी यानी कि बेल हेयरिंग सुने। तो वो जो SM कादरी हैं वो उनको कहते हैं कि वो ना स्टमक पेशेंट है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नहीं आ सकते। तो जो तुम्हारे फादर थे ना उन्होंने उनको कुरानिक वर्सेस से ना इलाज बताया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि तुम सूरत असर की चंद आयात पढ़ोगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो जो SM कादरी थे यानी कि जो बेल हेयरिंग के लिए आए थे वो उनको कहते हैं कि हो तो यानी कि उनको ना ह्यूमिलेटेड वर्ड इसके लिए इसके फादर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि उसको कहते हैं चूड़ा। वो कहते हैं कि तुम हो तो वो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम काइंड हार्टेड हो। यहाँ पे उसकी फिर थोड़ी सी तारीफ़ भी करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हमें दिखाया गया है, एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है। और फिर वो बताते हैं कि जो एलिस के फादर हैं जिनका नाम जोसेफ भट्टी है वो क्या करते थे, वो मोहल्ले की सफाई का उनके पास काम था, यानी कि क्लीनिंग का काम था, वो सोसाइटी को क्लीन करते थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पे फिर दोबारा बताया जाता है कि एलिस की जेल जाने की वजह क्या थी कि उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसको 18 मंथ की जो है वो प्रिजन के लिए कहा गया था, लेकिन वो 4 मंथ पहले ही बाहर आ गई थी क्योंकि उसके जो फादर थे उसने उसकी बेल करा दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि हॉस्पिटल में एक कार आती है। अब उस जो कार है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है डेविल ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पे जो हिना और वो है सिस्टर हिना और जो एलिस हैं वो यहाँ पे बातें कर रही हैं। सिस्टर हिना उसको कहती है कि देखो कायद आज़म जो है वो लॉयर हैं और उसकी जो बहन है फातिमा जना वो क्या थी, वो डेंटिस्ट थी। तो कायद आज़म को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, तो जो उनकी बहन है हम उसको मदर ऑफ द नेशन क्यों कहते हैं, हालांकि उनको तो सिस्टर ऑफ द नेशन कहना चाहिए था। तो ये दोनों गॉसिप्स कर रही होती हैं कि जब वो कार आती है, अब उस कार में ना 2 आदमी होते हैं, वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं। एक आदमी के हाथ से कार्ड नीचे गिरता है तो वो एलिस को कहता है कि उसको कार्ड पकड़ा है। एलिस उनको वो कार्ड दे देती है तो बदले में वो उसको रिवॉर्ड देता है, वो उसको 1000 का जो नोट है वो उसको दे देता है और एलिस पकड़ लेती है, लेकिन बाद में उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करता है, ह्यूमिलेटेड वर्ड्स उसके लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई गई है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, माइनॉरिटीज़ एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि जो टेडी बर्ड है उसको ये फील होता है कि जो वो एलिस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, फिर वो एलिस को प्रपोज कर देता है, फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी होती है सबमरीन पे। अब इनकी शादी हो गई है। नेक्स्ट सीन में जो है वो टेडी बर्ड दिखाया गया है कि टेडी बर्ड जो है ना उसने एक लड़के को पकड़ा है, वो उसको कह रहा है कि तुम्हारा नाम अबूज़र है और वो उसको टेररिस्ट भी कह रहा है, लेकिन वो जो अबूज़र है वो कह रहा है कि वो अबूज़र नहीं है, उसका नाम अफजल है। फिर दिखाया जाता है कि जो एलिस है वो अपने फादर के पास गई है, उनको मिलने के लिए गई है। जब वो वहाँ पे अपने फादर को मिलने के लिए गई है तो फिर उसको पता चलता है कि जो उसकी यानी कि वो बचपन से यही समझ रही थी कि जो उसकी मदर है ना उसकी डेथ हुई है, यानी कि शायद उसका कार में एक्सीडेंट हो गया होगा, यानी कि सड़क पार करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गया। लेकिन यहाँ पे उसके फादर उसको बताते हैं कि जो तुम्हारी अम्मी है ना वो लोगों के घरों में काम करती थी और इतना ज़्यादा वो काम करती थी कि एक दिन किसी के घर में ही उसकी डेथ हो गई थी और बाद में हमने उसको दफना दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो टेडी बट है वो अबूज़र को पकड़ लेता है, और जो अबूज़र है ना वो उसको कहता है कि वो ना अबूज़र नहीं है, जो रियल अबूज़र है ना वो तो स्वीडन में है और मेरा नाम अफजल है, तो तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन टेडी बट उसको छोड़ता नहीं है। फिर अचानक से जो टेडी बट है वो अपनी पिस्टल निकालता है, और इसकी जो पिस्टल है इसका नाम उन्होंने बताया टीटी पिस्टल इसको वो कहते हैं। अब वो अपनी पिस्टल निकाल के अबूज़र को मारने लगता है, तो अचानक से क्या होता है कि एक ब्लैक डॉग जो है वो आता है और टेडी बट पर हमला कर देता है। अब टेडी बट यहाँ पे ही रुक जाता है और जो अबूज़र है वो भाग जाता है। इंस्पेक्टर मलंगी को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसको बताता है कि ये असली अबूज़र नहीं था, ये तो अफजल इसका नाम था, जो रियल अबूज़र है वो तो स्वीडन में है, हम उसको बाद में पकड़ लेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो एलिस है वो स्वीट्स लेकर जाती है हिना के पास। हिना जो है यहाँ पे खुश होती है, उसको कॉन्ग्रेट्स भी कहती है, लेकिन फिर कहती वो सैड हो जाती है और उसको एलिस को बताती है कि तुम्हें पता है मेरी भी 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन ना अभी मेरे पास कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो टेडी है जब वो घर वापस आता है तो उसके लिए खाना बनाया होता है एलिस ने, और एलिस को पता चलता है कि जो टेडी है वो इंस्पेक्टर मलंगी के साथ खाना खाकर आया है। जब वो ये बात सुनती है तो उसको गुस्सा आता है, उसको कहती है कि उसने उसके लिए ऑलरेडी खाना बनाया हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा वो गुस्से में बात करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना वो जाती है एलिस हॉस्पिटल में और नूर को बताती है अपनी शादी के बारे में कि उसकी अब शादी हो गई है। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त जो है टेडी उसके साथ मैंने शादी कर लिया और हमारी शादी जो है वो सब मैरीन पे हुई थी, अब हम यहीं रहते हैं। अब फिर क्या होता है कि जो एलिस है ना अब वहाँ पे ये काम पे है, अब ये 14 घंटे की ड्यूटी है वहाँ पे इसकी, वहाँ पे ये ड्यूटी ही कर रही हैं हिना सिस्टर हिना के साथ। अब ड्यूटी के दौरान यहाँ पे एक जो बेबी है उसकी बर्थ होती है और सब कहते हैं कि ये जो बेबी है इसकी डेथ हो चुकी है। अब जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो जो डेड बॉय बेबी बॉय होता है उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। अब ये क्राइस्ट के पास जाती है तो वहाँ पे जाकर ये दुआ करती है कि आप इसको ज़िंदा कर दें, इसको ज़िंदा कर दें, अगर ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा तो मैं इसको अपने साथ रख लूँगी। अब वो ज़िंदा हो जाता है। अब वो ज़िंदा कैसे होता है कि असल में ना उसकी डेथ हुई नहीं होती, वो जो जब उसकी बर्थ होती है तो वो डेड नहीं होता बल्कि उसको सांस नहीं आ रही होती, तो सब इसको एक मिरेकल समझते हैं, ये कहते हैं कि ये तो मौजज़ा हो गया। अब जितने भी पेशेंट्स हैं ना वो एलिस को बहुत ज़्यादा दुआ भी देते हैं और इसके पास आते हैं। अब डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय जो जितने भी पेशेंट्स हैं ना वो इसके पास आ रहे होते हैं। अब जब ये शाम को घर वापस जाती है इसको पता चलता है कि जो टेडी है ना अब वो यहाँ से एस्केप चाहता है, यानी कि वो चाहता है वो कहीं और जाकर कुछ दिनों के लिए छुप जाए और बाद में ये वापस आ जाएगा। अब टेडी यहाँ पे चला जाता है तो जो एलिस है वो उसकी जॉब के बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इनकी यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होती है और टेडी जो है वो घर छोड़कर चला जाता है कहीं पे रहने के लिए, उससे एलिस से पैसे भी ले लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये हॉस्पिटल वापस जाती है तो इसको पता चलता है कि वो जो बेबी बॉय था उसकी जो मदर है उसकी भी डेथ हो गई है और उसकी जो बॉडी है उसको भी लेने कोई नहीं आ रहा, तो उसकी बॉडी को वहाँ पे दफना दिया जाता है और जो बेबी बॉय होता है उसको एलिस अपने पास रख लेती है और सिस्टर हिना को कहती है कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहती है। और सिस्टर हिना कहती है कि ये उसको ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकती, इसको कुछ पेपर्स जो हैं वो साइन करना पड़ेंगे, कुछ जो लॉफुल वर्क हैं वो करना पड़ेंगे ताकि तुम इसको अपने अडॉप्शन में ले सको। अब 5 दिनों के बाद जो टेडी है वो घर वापस आता है, तो जो एलिस है ना वो घर नहीं होती, तो जब वो घर वापस आता है तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे इसको क्राइस्ट का पोस्टर मिलता है। अब वो पोस्टर देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसको लगा था कि टेडी से शादी के बाद जो है ना एलिस उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया होगा, लेकिन उसको पता चलता है कि वो तो अभी भी क्रिश्चियन है। अब वो उसको ढूंढने के लिए उसके हॉस्पिटल चला जाता है। जब उसके हॉस्पिटल जाता है तो वो नूर को जाके पूछता है कि एलिस कहाँ है। अब नूर उसको बताता है कि उसके पास ना एक बेबी बॉय है। अब ये इसको डायरेक्टली नहीं बताता कि वो बेबी बॉय किसका है, उसको लगता है कि शायद इसको पता है कि वो किसका है। वो कहता है कि एलिस तो ना वो उस बच्चे के साथ होगी। अब वो उसको बताता है, जब वो एलिस को देखता है कि उसके पास एक बेबी है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये शक करते हैं नूर पे और एलिस पे कि शायद वो जो बेबी बॉय है ना वो नूर का होगा। अब वो नूर के पास आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जो नूर की लेफ़्ट आई है ना उसमें एक गोली चला देता है। नूर को रोता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये चला जाता है तो एलिस जो है उसको इस बात का कुछ भी जो है वो पता नहीं होता। वो जो एलिस है वो हिना के घर में चली जाती है, हिना के साथ रह रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि टेडी जो है वो अभी तक घर वापस नहीं आया। अब ये उसके साथ रह रही होती है, जब उसके घर में रहती है तो वहाँ पे इसको क्राइस्ट का पोस्टर मिलता है। तो फिर वो उसको हिना से पूछती है कि ये क्राइस्ट का पोस्टर कहाँ से आया। फिर हिना उसको बताती है कि असल में वो भी क्रिश्चियन है
लेकिन जो बहुत से लोग थे उसको टीज़ करते थे। उस टीजिंग से बचने के लिए, सोसाइटल प्रेशर से बचने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए उसने क्या किया था, एक मुस्लिम जो मैन था उसके साथ शादी कर ली थी। उसके जो हस्बैंड है उसका सरनेम अलवी था, इस वजह से वो अपने आप को हिना अलवी कहती है। तो बाद में क्या होती है कि उसकी डिवोर्स हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं अपने आप को हिना अलवी कहती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तो फिर यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि वो भी अब क्रिश्चियन ही हैं। उसके बाद जो टैडी होता है वो मलंगी के पास जाता है और मलंगी को बताता है कि जो एलिस है ना, उसने उसको धोखा दिया है कि जो एलिस है वो तो नूर के पास अब रह रही है। तो जो मलंगी है उसको कहता है कि तुम्हारी जो सारी ये प्रॉब्लम्स है ना, उनका सलूशन मेरे पास है। वो उसको एसिड की बोतल देता है और वो कहता है कि जाओ ये जाकर ना उसके चेहरे पर फेंक दो, कि उसको भी पता चले कि जब हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो उनके साथ भी कैसा सलूक होगा, वो इस बात को याद रखेगी। वो उस बोतल को लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो ज़ैनब है, जो नूर की मदर है, उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे बताया नहीं गया कि उसकी डेथ हुई है, लेकिन ये सारा सीन क्रिएट किया गया है कि उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसका जो मुंह है उसमें मक्खियाँ आ रही हैं, यानी कि यही बताया गया है कि उसकी डेथ हो गई है। फिर यहाँ पे ना जो एलिस है वो जब रोड क्रॉस कर रही होती है, वो देखती है कि एक लड़का ना वहाँ पे उसको देख रहा था और फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वो जो लड़का है ना, वो वही है जो खुद को कह रहा था कि मैं अबूज़र नहीं, मैं अफजल हूँ। अब वो यहाँ से चला जाता है, ये इसके पीछे भागती है। जब ये इसके पीछे भाग रही होती है तो वहाँ पे आगे इसको मिल जाता है टैडी। अब जब टैडी उसको मिलता है तो वो इसके ऊपर अब एसिड गिराना नहीं चाह रहा, यानी कि अभी, लेकिन फिर भी अचानक से जो इसकी बोतल है वो इसके हैंड से स्लिप हो जाती है। अब ये आया तो एसिड गिराने के लिए था, लेकिन अभी वो गिराना नहीं चाह रहा था। अब उसके हाथ से वो बोतल स्लिप हो जाती है, इसके फेस पे एलिस के ऊपर जो सारा एसिड है वो गिर जाता है। उसके बाद फिर एलिस की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद जो एपिलॉग है हमारे पास इस नॉवल का, उसमें बताया गया है कि जो वर्जिन मैरी है, यानी कि जो मेडोना है, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, वो वहाँ पर आती हैं और सब लोग जो हैं वो स्काई की तरफ देख रहे हैं। जब वो वहाँ पे आती हैं तो एलिस को और वो जो बेबी है उसको अपने साथ लेकर वापस चली जाती हैं। यहाँ पे जो स्टोरी है उसका एंड हो जाता है। और एंड पे जो मोहम्मद हनीफ़ है, यानी कि जो राइटर ऑफ द स्टोरी हैं, वो कहते हैं एंड सिंस सिस्टर एलिस बट्टीज स्टोरी कांट बी टोल्ड विदाउट द स्टोरी ऑफ हर टाइम। यानी कि वो कहते हैं कि जो इनकी स्टोरी है ना, यानी कि स्टोरी ख़त्म होने के बाद फिर वो कहते हैं कि अभी भी आप इस स्टोरी को समझ नहीं सकते जब तक आप इस स्टोरी को रीड नहीं करते, यानी कि दोबारा से पढ़ना शुरू नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास इसके थीम्स हैं। इसके थीम्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है सोशल इनइक्वालिटी और क्लास डिवीजन्स, यानी कि यहाँ पे एलीट और जो पुअर क्लास है उसको दिखाया गया है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं उनको दिखाया गया है। मैन एंड वुमेन को दिखाया गया है, जैसे रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया गया है टेडी का और एलिस का। उसके अलावा जो डॉक्टर्स थे वो एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, जो नूर था, और जो एलिस थी वो पुअर क्लास से बिलोंग करती थी। उसके अलावा जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन और पावरलेस सिटीज़न, यानी कि जो वो हॉस्पिटल है वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो पावरलेस पीपल हैं। जैसे वो बताते हैं कि ईस्ट गार्डन अटैक में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है, लेकिन जो वीआईपी पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीजन्स। उसके बाद जेंडर वायलेंस और मिसोजिनी है, यानी कि हरास किया जाता है उसको, एलिस को। डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है कि जो एलिस की मदर थी वो घर में काम कर रही थी, इतना ज़्यादा उसे काम लिया जाता है कि उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल डिसरिगार्ड दिखाया गया है। उसके अलावा हमारे पास रिलीजन वर्सेस सुपरस्टिशंस भी आता है कि डिस्पर्शन ऑफ द पुअर, हाइपोक्रेसी ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड हाउ फेथ कैन बी मैनिपुलेटेड। इनके रिलीजन को दिखाया गया है कि जैसे वो बताती हैं कि जो वहाँ पे औरतों सर है, अब वो 5 टाइम्स प्रेयर भी करते हैं, वो मुस्लिम्स भी हैं, उनके फोरहेड पे साइन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, वो उसको घूर रहे हैं। यानी कि किसी को घूर कर देखना कितनी स्ट्रेन सी बात है और कितनी हिपोक्रेसी, यहाँ पे वो हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। उसके अलावा करप्शन और ब्रूटैलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दिखाई गई है कि जब वो नूर बताता है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं या ऐसे लोग आते हैं तो वो क्या करता है कि वो उनसे भी चार्ज करता है, वो उनसे पैसे लेता है। उसके अलावा वो जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होते हैं कभी कभार पेशेंट के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें दिखाया गया होप है, हीलिंग है, रेजिस्टेंस है। यानी कि जो इसके ब्रूटल वर्ड है उसमें भी होप है कि जैसे जो नूर है
वो यहाँ पे वार्ड बॉय भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर परेरा है वो उसको क्या करते हैं, वो यहाँ पे रख लेते हैं। उसकी जो मदर है उसका इलाज भी किया जा रहा है, होप दिखाई गई है। उसके अलावा जो एलिस भट्टी हैं वो पुअर क्लास से बिलोंग करती है, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो एज अ नर्स यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन जो उसके हैंड्स हैं वो यहाँ पे सिम्बलाइज़ किए गए हैं कि जो उसके हैंड्स हैं ना उसमें एक पावर है कि वो जिस पेशेंट्स को हाथ लगाती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और जो ह्यूमन है वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है ना उनके पास ही एबिलिटी है डिह्यूमनाइजेशन की, यानी कि जो ह्यूमंस है वो भी ह्यूमंस जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे फीमेल्स को एक्सप्लॉइट कर देती है, जैसे जो हमें शुरू में दिखाया गया है कि जो सिस्टर हिना अलवी है अब वो भी फीमेल है, और जो एलिस भट्टी है जो इंटरव्यू के लिए आई हैं वो भी फीमेल है। लेकिन जो सिस्टर हिना है वो क्या कर रही है, वो पान चुबा रही है और एलिस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती। तो हमें ये दिखाया गया कि फ़ीमेल्स ही फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, कि जो सोसाइटी है उसमें जो हर पर्सन है जिसके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी है वो अपने लोअर क्लास या जो ऐसे पीपल हैं जो उनके अंडर काम करते हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।